क्लास शुरू करते हैं फिजिक्स का। और लास्ट क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे, एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला आपको सिखाया था, जिसमें 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू आता है म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस में 1 इंटू पूरा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं 1/r1 माइनस 1/r2 से, जहाँ पे म्यू टू जो है ये आपके जो लेंस है उसके मटेरियल का, सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू वन है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लिया था कि अगर मान लो u इनफाइनाइट हो जाए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अपन को अलग चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो इमेज है आपकी वहाँ कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, इमेज की डिस्टेंस है v, तो वो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो यहाँ से फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला आ जाता है उस पर्टिकुलर लेंस के लिए, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये दोनों ही। 1/f इज इक्वल टू म्यू2/म्यू1 माइनस 1 × 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी ये यहाँ पे एच डीज पूरा रिप्लेस कर दें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और फिर हमने एक क्वेश्चन किया और मैंने आपको बताया कि कैसे u v r1 r2 इन सब के प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमें रखने हैं, तभी हमारा फाइनल सही आंसर आएगा। हमने ये भी प्रैक्टिस की, फिर मैंने इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराया, और फिर मैंने लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपन ने निकाला। तो लेंसेज के केस में मैग्नीफिकेशन m जो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आ जाता है v अपॉन में u। ये चीज़ ध्यान में रखें, ऊपर तो v आ गया, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी हमें स्पेशली साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है अगर हमें अच्छे से सवाल को सॉल्व करना है, सही करना है। तो फिर मैंने मैग्नीफिकेशन को सर लेते आपने हुए, एक क्वेश्चन रख दिया था वो वाला, उसका हाँ आंसर हाँ, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, हो गया ये सवाल या नहीं हो पाया। हो गया सर, आंसर तो आ गया था। आंसर बताऊं, चलो आंसर बता देता हूँ। देखो इसके क्या है, आप मैच करा लेना। इस क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ आती है वो तो आती है 10 प्लस की, आ गई। हाँ फिर जो इमेज की डिस्टेंस है v, वो आती है और प्लस का 30। 30 सेंटीमीटर। हाँ हाँ सही है सर। सही है। और इसमें हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो माइनस की सर वो 10 माइनस सेंटीमीटर 10 आएगी। 10 माइनस आएगी, -10। -10 आएगी, यानी कि उल्टी आएगी। ये सर ये तो आ गया। हाँ, तीनों आ गए फिर ये आंसर, तीनों आंसर आ गए ना। यस सर। चलो फिर ठीक है, यही था आंसर। चलो अब इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आपने सॉल्व कर लिया। तो मैं सीधा आगे ही ले लेता हूँ, आगे अपन नया टॉपिक ले लेते हैं। आगे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अपन सीखते हैं पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट लेते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। तो एक लेंस की पावर यानी कि एक लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति, इसे सीखते हैं। देखो कोई भी लेंस की जो पावर है वो ये डिनोट करती है कि कोई भी लेंस कितना ज़्यादा रेज को डाइवर्ट कर सकता है ना। कोई भी लेंस के पास कितनी एबिलिटी है कोई पर्टिकुलर जो लाइट की रेज है उनको डाइवर्ट करने की। उससे हम क्या करते हैं, लेंस की पावर का मेजरमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई लेंस ले लेता हूँ ऐसे, मान लो ये कोई लेंस लिया हमने, इस लेंस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे ये इंसिडेंट रे आ रही है। अब ये इंसिडेंट रे जब पैरेलल आ रही है मान लो, तो ये इंसिडेंट रे जब डाइवर्ट होगी यहाँ से देखो डाइवर्ट होने में ये इधर डाइवर्ट हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इसके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। वो डिपेंड करेगा कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो फोकल लेंथ कम हुई तो ज़्यादा डाइवर्ट होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कम डाइवर्ट होगी, है ना। यहाँ पे ये जो रे आई ये इस तरह से डाइवर्ट हुई, इस तरह से डाइवर्ट हुई। तो यहाँ पे जो डाइवर्जन आया ये कैसे आया, ये आ गया इतना फोकल लेंथ f, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर इसे डेल्टा मानूँ, यानी कि डाइवर्जन कितना हो रहा है डेल्टा, तो डेल्टा ज़्यादा जब होगा, ज़्यादा कब होगा, जब फोकल लेंथ कम होगी। देखो ये एंगल जो है कब ज़्यादा होगा, जब ये जो आपकी ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन,
ये वाला लाइन, ये फोकस को कट करती है। अगर फोकल लेंथ कम है तो देखो ये लाइन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। और फोकल लेंथ ज़्यादा है तो ये लाइन आगे की ओर कट करेगी। यानी कि फोकल लेंथ ज़्यादा अगर किसी लेंस की है तो वो कम डाइवर्जन क्रिएट करेगा ना, विचलन कम क्रिएट करेगा। और अगर फोकल लेंथ कम है तो ज़्यादा डाइवर्जन क्रिएट करेगा, ज़्यादा डाइवर्ट करेगा हमारी लाइट की इंसिडेंट रे को। तो पावर जो है वो एक तरह का मेजरमेंट है किसी भी लेंस की डाइवर्जन एबिलिटी का, है ना, कि वो कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकती है किसी इंसिडेंट रे को। तो पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस is its ability to divert any light ray। ठीक है, तो किसी लेंस की शक्ति क्या होती है, उसकी किरण को विचलित करने की क्षमता होती है। तो लेंस की शक्ति उसके द्वारा किसी किरण को विचलित करने की क्षमता होती है, किरण को विचलित करने की क्षमता होती है। तो ये पावर ऑफ लेंस होता है। अब यहाँ से एक बात आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उसका जो डाइवर्जन एबिलिटी होगा वो कम होगा, डाइवर्जन जो है वो कम करेगा, डिविएशन, है ना, ये डिविएशन देखो यहाँ पे। तो उस वजह से उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी फोकल लेंथ कम है किसी लेंस की तो उसकी डाइवर्जन एबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी, यानी कि पावर भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को या इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पावर, एक नए तरह का पावर का एक रिलेशन क्रिएट किया स्पेशली फॉर लेंस। उन्होंने क्या बोला कि हम पावर जो है, देखो फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, यानी फोकल लेंथ और लेंस की पावर के बीच में एक इनवर्स रिलेशन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रली ऐसा बोल दिया कि पावर को अपन ऐसा ही डिफाइन कर देते हैं 1/f से। तो लेंस की फोकल लेंथ का जो रिवर्स होता है, इनवर्स जो होता है फोकल लेंथ का, वही क्या हो जाता है, अपना पावर हो जाता है। तो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, ऐसे ही डिफाइन ही कर दिया। ये देखो पावर वो नहीं है, वॉट वगैरह होती है ना जो अपन वर्क एनर्जी पावर में जो यूज़ करते हैं, जिसमें पावर का यूनिट होता है वॉट, ये वो वाली पावर नहीं है, ये लेंस की पावर है, ये ऑप्टिकल पावर है लेंस की, है ना। तो इसका यूनिट भी अलग होता है। इसका यूनिट जो होता है पावर का, जैसे इसका यूनिट होता है, यूनिट जो होता है पावर का, ये डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। हाँ डायोप्टर होता है इसका यूनिट। ठीक है, डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये डायोप्टर कब होता है, जब फोकल लेंथ को अपन मीटर में लेंगे, यानी कि 1 डायोप्टर जो होता है वो, फोकल लेंथ अगर मैं 1 मीटर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो ये डायोप्टर कब होता है पावर, जब फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। तो यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे तो ये 1 मीटर इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डायोप्टर के इक्वल आ जाएगा। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, और पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्स के इक्वल होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो एक और चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में एक पावर का और डेफिनेशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे एक h हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो 1 मीटर है, एक 1 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ये 1 मीटर है, तो मैं इस लेंथ को भी, इस जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसको भी क्या बोल सकता हूँ, 1 मीटर बोल सकता हूँ। अब देखो ये जो एंगल है इसमें, ये डेल्टा एंगल है, तो ये भी डेल्टा एंगल हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है डेल्टा है, यानी कि डाइवर्जन एंगल है, डिविएशन एंगल है, तो ये भी डिविएशन एंगल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टेन डेल्टा को कंप्यूट करता हूँ तो टेन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी h/f। ये आ जाएगा h/f। h किसका है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये हमने कितना ले लिया इस बार, 1 मीटर लेना है। ये हम कितना लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं।
तो यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या क्या कर रहे हैं देखो, एक तो ले रहे हैं लेट एच ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर ले ली एक तो हमने, और हमने डिविएशन एंगल को स्मॉल माना, तो tan डेल्टा की वैल्यू लगभग डेल्टा के इक्वल ले सकते हैं। हमने क्या किया, डिविएशन एंगल को बहुत छोटा मान लिया, तो tan डेल्टा क्या हो गया, लगभग डेल्टा के ही इक्वल हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू 1 रखते हो, tan डेल्टा को डेल्टा लिखते हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 1/f आया, यही तो क्या है, हमारी पावर है ना, यही तो क्या है, हमारी पावर है। यानी कि स्मॉल डिविएशन एंगल हो, ठीक है, तो अगर एक स्मॉल डिविएशन एंगल हो तो पावर किसके इक्वल है, डिविएशन एंगल के ही इक्वल है। अगर हम जो डिविएशन एंगल स्मॉल हो किसी यूनिट हाइट ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से, ये एनसीईआरटी जो है बुक यहाँ पे लिखती है, ऐसी एक और डेफिनेशन देती है एनसीईआरटी। तो ये डेफिनेशन क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इज its deviation angle of parallel ray when height of object is यूनिटी। ठीक है, तो कोई भी लेंस की पावर क्या होती है, उस लेंस का डिविएशन एंगल जब जो वस्तु है उसकी ऊंचाई इकाई हो। ठीक है, तो लेंस की ताकत या फिर लेंस की शक्ति उसका विचलन कोण है जब वस्तु की ऊंचाई इकाई हो। तो यहाँ से देखो हमें एक लेंस का एक और डेफिनेशन पता चलता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, जो कि पावर के ही इक्वल है। तो इस तरह से पावर को हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर लेंस के लिए, यानी कि उसकी फोकल लेंथ का उल्टा करना है, आपको पावर मिल जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं पावर के ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसमें अपन को एक ये सवाल करना है कि ऐसे लेंस की शक्ति ज्ञात करो जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो पावर आपको डायोप्टर में निकालनी है, किसमें, डायोप्टर में। तो बताओ क्या आंसर आएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हो गया आपका, मान लो 0.04, ऑप्शन बी है 0.4, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 0.25। बताओ क्या आंसर सही है। डायोप्टर में है ये सारी वैल्यूज, डायोप्टर 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 डायोप्टर। बताओ विच ऑप्शन इज सर करेक्ट। 4 ओके ओके, और भी लोग बताइए, 0.04। और भी बताइए। 0.044 क्या है आंसर। बताइए और भी वैल्यूज क्या आएगा। सर 0.25। 0.25। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। कैसे, मैंने क्या बताया, देखो यूनिट समझिए इसकी। पावर p क्या होता है, 1/f होता है फोकल लेंथ का उल्टा। जब फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो, ये वैल्यू ध्यान में रखना। उसी समय हमें जो पावर की यूनिट क्या मिलेगी, डायोप्टर मिलेगी। तो यहाँ पे
P इज इक्वल टू 1/f करेंगे तो पहले f की वैल्यू देखते हैं कि मीटर में कितनी है। ये तो क्या है 25 सेंटीमीटर है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 25 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4 मीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 1/4 मीटर आई या नहीं आई? ये तो आ गई हमारी फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ मीटर में आ चुकी है, पावर निकालना है P, तो 1/f करेंगे और 1/f जब करेंगे तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 लेंगे तो 4 ये ऊपर आ जाता है तो ये पावर P क्या आ जाएगी केवल 4 आ जाएगी और 4 डायप्टर हो जाएगी। तो पावर P क्या हो गया 4 डायप्टर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो पावर P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको यूनिट सिस्टम का। यूनिट्स का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और डायोप्टर में कब आती है जब क्या हो फोकल लेंथ किस में दे रखी हो आपको मीटर में दे रखी हो। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट अब मैं पावर दे रहा हूँ, कैलकुलेट फोकल लेंथ निकालिए। आपको फोकल लेंथ निकालनी है अगर पावर दे रखा है 2.5 डायप्टर। आपको पावर दे रही है 2.5 डायप्टर, फोकल लेंथ निकालनी है। मैं ऑप्शन ए दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 0.4 मीटर एंड ऑप्शन डी है 0.04 मीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इस केस में? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर 0.04। 0.04। ओके, बाकी बच्चे भी बताओ। सर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो सही आंसर है इसका 40 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर, ये दोनों सही आंसर है इसके, बस यूनिट कन्वर्जन है, आप खुद देख सकते हो। तो बी एंड सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, है ना। आईआईटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सॉल्यूशन समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर मैं डायोप्टर में निकालना चाहता हूँ, ये फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, उल्टा हो जाएगा तो 1/2.5 डायोप्टर है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.4 इंटू 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो द बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आई बात समझ में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी और सी, 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। हाँ, कोई डाउट है किसी को? कौन सा 4 कैसे आया? ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें या फिर देखो ऐसे क्या करो, ऐसे कर देखो, इसको ऐसे सोल्व करो। 1/2.5 है ना, ऊपर ये 0 हटाओगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। 10 में 25 का डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, 5 चौड़ी 25, 2 में 5 का डिवाइड करना है, जाता नहीं है तो इसको देखो 0 पॉइंट लगा दिया, 20 यानी कि 4, 0.4। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो अलग अलग मान लो लेंस हो तो उनको कंबाइन कैसे किया जाए उसके बारे में सीखते हैं। तो लेंसों का अध्यारोपण, लेंसों का
अध्यारोपण यानी कि प्रॉब्लम में अब क्या होगा कि दो लेंस या तीन लेंस, चार लेंस, बहुत सारे लेंस आ सकते हैं। तो अपन एक केस ले लेते हैं, अगर मान लो दो लेंस आपस में पास पास में हो। एक लेंस ये हो गया, मान लो अपन दो लेंस के कॉम्बिनेशन का केस ले लेते हैं। एक लेंस ये हो गया और दूसरा लेंस ये हो गया, दो लेंस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अपन। तो उस केस में क्या रिलेशन आएगा, किस तरह का हमारा क्वेश्चन बनेगा, उस पर अपन बात करेंगे। तो दो लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस का फोकल लेंथ कोई f2 है। अभी दोनों हमने कॉन्वेक्स नेचर के लेंस लिए। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे इंसिडेंट होती हुई सबसे पहले फर्स्ट लेंस पे गई, फिर फर्स्ट लेंस से कुछ कुछ हुआ, डाइवर्जन हुआ, डिविएशन हुआ, जो भी हुआ के फिर सेकंड लेंस के अंदर गई। सेकंड लेंस में भी डाइवर्जन, डिविएशन सब कुछ हुआ, रिफ्रैक्शन वगैरह जो भी है वो सारी बातें हुई, सारा तामझाम हुआ। और सारा तामझाम होने के बाद में ओवरऑल जो अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से तो u कोई डिस्टेंस पे था, और जो इमेज है वो कोई यहाँ से v डिस्टेंस पर है। जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ से u डिस्टेंस पर है, और इमेज किस डिस्टेंस पर है, यहाँ से कोई v डिस्टेंस पर है। तो u, v, f1 और f2 इन सब में क्या रिलेशन आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे कैसे आएगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और फिर सेकंड लेंस से रिफ्रैक्ट होगी। तो अपन ऐसा मानेंगे कि पहले तो फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो सेकंड लेंस मान लो प्रेजेंस है ही नहीं, है ना। और अपन को मान लो फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन से कोई जो इमेज की पोजीशन मिल रही थी, मान लो कोई यहाँ पे कहीं मिल रही होगी, है ना। अपन यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं कि फर्स्ट लेंस अगर केवल होता तो उस वजह से जो इमेज मिलती कोई यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस पे ही मिलती। और इसे अपन ले लेते हैं कोई v1। v1 क्या ले लिया, v1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। मैं इसको नाम दे देता हूँ i1, ठीक है। i1 नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ i। तो i1 क्या है, अगर मान लो दूसरा लेंस मौजूद नहीं होता और केवल फर्स्ट लेंस होता तो इमेज मान लो कि i1 पे बनती, जो कि पहले वाले लेंस से v1 डिस्टेंस पर है। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले लेते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन से लेते हैं पहले वाले लेंस से। तो उसके लिए हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f, होता है ये चीज़। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/v की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/v1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में, u, v1 और f1 के बीच में। बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूले में बस मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज किए हैं, u, v1 और f1, इन तीनों में रिलेशन आ गया। अब देखो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, जो i1 है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ पे वही बात, i1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। जो सेकंड लेंस है उसमें रिफ्रैक्शन के लिए i1 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरे लेंस हेतु i1 एक वस्तु है, i1 दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु है, वस्तु है ना। तो वस्तु है, तो जो u1 है इस केस में, जो u है, अगर अपन वही फॉर्मूला वापस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही फॉर्मूला वापस यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया v, है ना। इसमें इस v की जगह तो आ जाएगा फाइनल v, इस u की जगह आ जाएगा इस बार v1। तो यहाँ से अपन जब यूज़ करेंगे तो अपना इक्वेशन में इस इक्वेशन वैल्यू रखेंगे, तो 1/v माइनस में 1/u, u की जगह आ जाएगा
ये प्लस का v1 है तो ये आ जाएगा प्लस का v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f1, सॉरी f2, क्योंकि इस बार लेंस कौन सा हो गया, सेकंड लेंस हो गया जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2 है। तो ये सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन के केस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। जो सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए एक रिलेशन आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f2। अब यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड सेकंड वन इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जाता है, अगर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो देखो क्या होगा, ये तो है प्लस का 1 अपॉन v1 और ये है माइनस का 1 अपॉन v1। तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये है प्लस का 1 अपॉन v, ये है माइनस का 1 अपॉन u, इक्वल टू हो जाएगा ये है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दो लेंसों के कॉम्बिनेशन का। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, है ना। अब मैं देखो ये जो है ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू तो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा एक सिंगल लेंस के केस में होता है ना। सिंगल लेंस के केस में जो फॉर्मूला था उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म थी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दिस इज सेम एज दैट सिंगल लेंस फॉर्मूला। अब डबल लेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यार अगर इन दोनों को मिला के कोई एक सिंगल लेंस के बारे में अपन इमेजिन करें, अपन कोई एक ही लेंस के बारे में इमेजिन करें जिसकी जो फोकल लेंथ है मान लो कोई f इक्विवेलेंट हो जाती है, तो 1 अपॉन f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स रजिस्टर उनके केस में होता है, रेजिस्टेंस के केस में होता है ना, अगर मान लो सीरीज़ में लगे हुए हो तो उनको R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लेंस के बाद एक लेंस, एक लेंस के बाद एक लेंस लगा हुआ है, तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 एंड सो ऑन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन f इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन देखो यहाँ से 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 आया। या फिर जैसा कि अपन जानते हैं पावर जो होता है फोकल लेंथ के उल्टा होता है, तो p इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा p1 प्लस p2। तो ये दो बड़े ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाएंगे, यानी कि अगर लेंसों का कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर बहुत सारे लेंस आपस में पास पास में रखे हुए और उनको कंबाइन करते हैं तो उनका जो फोकल लेंथ है उनका तो उल्टा जुड़ता है। अपन फोकल लेंथ में तो रिवर्स एडिशन करते हैं तो उस समय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाती है, और पावर उनकी क्या हो जाती है, सीरीज में ऐड हो जाती है। तो पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p, ऐसे बहुत सारा हम निकाल सकते हैं, है ना। और इस फॉर्मूले को भी ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख देंगे अपन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन f इक्विवेलेंट। तो हमें क्या करना है, हमें तो बस f इक्विवेलेंट निकालना है और बाकी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू एज इट इज़ है। और अगर मान लो n नंबर ऑफ लेंसेज हो, फॉर n लेंसेज, बहुत सारे अगर लेंसेज हो तो उस केस में 1 अपॉन f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस एन सॉन, कहाँ तक हो जाएगा, n नंबर ऑफ लेंसेज तक 1 अपॉन fn। और p इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी p1 प्लस p2 प्लस एन सॉन, कहाँ तक, pn तक आप ऐड करते जाओ सारी पावर्स को, तो आपको सारी जो वैल्यूज़ है वो आराम से मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो n नंबर ऑफ लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में एक्चुअल में क्या होता है, फोकल लेंथ का तो इन्वर्स जुड़ जाता है और पावर का सीधा डायरेक्ट अपन ऐड कर देते हैं, इससे इक्विवेलेंट पावर मिल गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल गया, और उसे हम सीधा डायरेक्ट कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज, ओवरऑल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है इनिशियली और फाइनल इमेज की डिस्टेंस v है हमारे लेंस से, तो ये सारा का सारा वापस सेम वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्निफिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कंबाइन करते हैं, तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या आएगा। अब लेते हैं कंबाइंड मैग्निफिकेशन।
संयुक्त संवर्धन। तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या आएगा? अब देखो, ये जैसा भी लेंस वेंस जैसा भी जो भी हो रहा है, हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम, वो तो क्या होता है, वी अपॉन में यू होता है। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलेगा कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो ये जानता हूँ कि फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, उसका रेशियो डिवाइड करके मैंने दे दिया, तो उससे जो मैग्निफिकेशन आया एम, वो वी अपॉन यू आया। यही है फाइनल मैग्निफिकेशन मेरे हिसाब से। तो अब बाकी आप जानो, आपका काम जाने। अब देखो, अगर थोड़ा सा अपन इसको और गहराई में जाते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट लेंस अगर देखें, फ्रॉम फर्स्ट लेंस जो पहला लेंस था उससे अगर मैग्निफिकेशन देखें, तो उस केस में मान लो उसे m1 नाम दे देता हूँ। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की जगह तो आ जाएगा अपना v1 और u की जगह अपना रहेगा u, है ना। फर्स्ट लेंस में जो इमेज थी v1 डिस्टेंस पे था, ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे था। और सेकंड लेंस के लिए, फॉर सेकंड लेंस के लिए देखो, आप देखो तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो इस बार v डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, v1 पर। तो इसको अपन लिख सकते हैं v अपॉन में v1। ठीक है। अब और देखो, गौर से समझिए बात को। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे अपन चेक करके देखते हैं कि m1 को m2 से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये क्या आ जाएगा, v1 अपॉन u इंटू v अपॉन में v1। यहाँ पे m1 और m2 को मल्टीप्लाई करो तो v1 से v1 कैंसिल हो जाता है, ये फाइनल क्या आ जाता है, v अपॉन यू, जो तो हमारा क्या है, v अपॉन यू तो क्या है, जो m इक्विवेलेंट था, जो फाइनल मैग्निफिकेशन था, वो आ गया। तो यहाँ से m इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इंटू m2 आ जाएगी। यानी कि अगर आप लेंसेज के जो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन है, उनके खुद के जो मैग्निफिकेशन है, मान लो फर्स्ट लेंस का m1 है, दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन m2 है, तीसरे का m3, m4, m5 इस तरह से है, तो आप उन सभी के मैग्निफिकेशन का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, है ना। आपको एक ओवरऑल मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी जब आप सभी के इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आई बात समझ में एकदम क्लियर? तो इस तरह से निकाला जाता है। या फिर फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज, फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज, अगर मान लो n नंबर ऑफ लेंसेज है, यानी बहुत सारे हैं, तो उस केस में m इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 एंड सॉन, कहाँ तक, n तक, mn तक। तो हम mn तक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, m इक्विवेलेंट मिल जाएगा। m इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 एंड सॉन mn तक। मल्टीप्लाई करो तो m इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो एक तरह से हमारे पास में एक फॉर्मूला ये इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन के लिए, इक्विवेलेंट पावर के लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए, ये फॉर्मूला जाएगा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो लेंसों के कॉम्बिनेशन से के लिए ये रिज़ल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन कल करेंगे और एक दो लेक्चर में ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। अब माइक्रोस्कोपी ही रहा है, माइक्रोस्कोपी और कंबाइंड माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, तो उसे ही आगे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे और